ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इकरा सलीम है और मैं डीपीटी जो है मैंने केईएमयू से की है और एमएस एनएमपीटी में किया है मैंने। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि सेरेब्रल पाल्सी है। जैसा कि आप सबको पता है कि 6 अक्टूबर जो है हमारे पास वो वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे होता है। उसकी रेफरेंस से जो है हमने आज का टॉपिक जो है वो सेरेब्रल पाल्सी चुना है। सेरेब्रल पाल्सी के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे। हम कोशिश करेंगे कि कुछ यूनिक फीचर्स जो हैं सेरेब्रल पाल्सी के वो आज डिस्कस किए जाएं इसके अंदर। बहुत ब्रीफ स्लाइड्स हैं, लेकिन हम लोग स्लाइड से ज़्यादा फोकस करेंगे उन बातों के ऊपर जो हमें नहीं पता या वो बहुत कम लोगों को पता है। सेरेब्रल पाल्सी सबको पता है कि ब्रेन से रेलिवेंट एक डिजीज है, ठीक है, एक डिसऑर्डर है। बल्कि ब्रेन में क्या होता है, वीकनेस, पैरालिसिस और लैक ऑफ मसल कंट्रोल। इसके बारे में जो हमेशा याद रखने वाली बात है वो 3 चीजें हैं। 1, इट्स परमानेंट। 2, इट्स नॉन प्रोग्रेसिव। एंड 3, इट्स एन इंजरी टू द इमेच्योर ब्रेन। अब इसको अगर हम समराइज करें तो किस तरह से करेंगे? सेरेब्रल पाल्सी अगर किसी को होती है तो वो डैमेज, परमानेंट डैमेज होगा। परमानेंट फिजिकल कंडीशन है जिसको आप क्योर नहीं कर सकते। इसको आप सिर्फ ट्रीट कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई cerebral palsy is a permanent physical condition. The second thing is non-progressive. Means जो सी ये डिजीज है एक दफा किसी को हो गई तो वो जितने एरिया को उसने अफेक्ट किया इन द ब्रेन, नॉन प्रोग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ द इंजरी इन द ब्रेन, ब्रेन के जितने पार्ट को उसने अफेक्ट कर दिया उतना पार्ट ही अफेक्टेड रहेगा, मजीद प्रोग्रेस नहीं करती इंजरी। फिजिकल सिम्टम्स प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस चीज में डिफरेंस समझना होगा कि एक मेंटल प्रोग्रेशन है और एक फिजिकल प्रोग्रेशन है, क्योंकि डिजीज जो है ये आपकी सेरेब्रल पाल्सी अफेक्ट किस चीज को कर रही है, आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। जो फिजिकल सिम्टम्स हैं अगर उनको ट्रीट नहीं किया जाता तो ओवर द टाइम वर्स होंगे, ठीक है। जैसे अगर किसी को जो है स्पैस्टिक सीपी है तो वो कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म हो जाएंगे वहां पे, लेकिन ब्रेन में जो एरिया डैमेज था, जितना पार्ट डैमेज था वो उतना ही पार्ट डैमेज रहेगा, उससे ज्यादा डैमेज नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं करेगा इन द ब्रेन। और ये इंजरी है इमेच्योर ब्रेन की। इमेच्योर ब्रेन यानी वो ब्रेन जो कि डेवलप हो रहा है। ब्रेन की इंजरी लाइफ में कभी भी हो सकती है, लेकिन हम हर स्टेज पे उसको सेरेब्रल पाल्सी लेबल नहीं करेंगे। हम उसको सेरेब्रल पाल्सी उस वक्त लेबल करेंगे जब तक बेबी का ब्रेन मैच्योर नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ब्रेन मैच्योर नहीं होता बच्चा अपने डिफरेंट माइलस्टोन्स अचीव करता है और उस अचीवमेंट के दौरान कभी भी ब्रेन को कोई इंसल्ट होती है, उसके माइलस्टोन्स जो है वो खराब होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो लॉस है वो परमानेंट होता है, ठीक है। तो इमेच्योर ब्रेन को जो कि मोस्ट बुक्स में जो है उसको 2 years दिया जाता है, लेकिन क्योंकि 5 years तक, और कुछ बुक्स में उसको 5 years तक दिया जाता है क्योंकि 5 years ऑफ एज तक जो बेबी का ब्रेन है वो डेवलपिंग कंडीशन में होता है। तो जब तक ब्रेन डेवलप हो रहा है उसको कोई भी इंजरी होगी, कोई भी इंसल्ट होगी, दैट विल बी लेबल्ड एज सेरेब्रल पाल्सी। कॉजेज इसके डिफरेंट हैं। एक बच्चा है, जब मदर ने कंसीव किया, फ्रॉम द कंसेप्शन टिल बर्थ अप टू द एज ऑफ 5 years, जब तक बच्चा डेवलपिंग एज में है, कोई भी इंजरी होती है सेरेब्रल पाल्सी होगी। डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। मदर की वजह से कोई इशू हो सकता है, ड्यूरिंग डिलीवरी कोई इशू हो सकता है, आफ्टर द बर्थ बच्चे को कोई मसला हो सकता है जिसमें ट्रॉमास, इन्फेक्शन, प्रॉब्लम्स विद द प्रेगनेंसी, ये सारा कुछ आता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केस, जब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी किया था कि सेरेब्रल पाल्सी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो काफी बच्चों ने कहा था कि लैक ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर हो जाती है, बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है। और 40% केसेस में तो हमें उसका कॉज पता ही नहीं होगा। अगर सेरेब्रल पाल्सी को हम डिवाइड करें, हम डिवाइड क्यों करते हैं, ताकि हमें सेरेब्रल पाल्सी की टाइप का पता चले और उसके अकॉर्डेंस में हम अपना जो सब प्लान ऑफ केयर या प्लान ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बनाए। सेरेब्रल पाल्सी को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, द टाइप ऑफ मूवमेंट और मसल टोन की बेस पे, द बॉडी पार्ट और पार्ट्स अफेक्टेड एंड द डिग्री ऑफ द सिवियरिटी। फर्स्ट अगर हम देखें कि मसल की मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट के ऊपर, मसल की टोन या बॉडी मूवमेंट के ऊपर अगर हम देखें तो इसकी 3 टाइप्स है, 3 बेसिक टाइप्स है, ठीक है, जिसमें आपके पास स्पैस्टिक आ जाती है, जिसमें आपका कोर्टेक्स ऑफ द ब्रेन इज गेटिंग डैमेज। आपका जो सा ब्रेन है उसका कोर्टेक्स डैमेज हुआ, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो स्पास्टिक पैरालिसिस हो गया। सेकेंड वन इज द डिस्काइनेटिक, इसमें क्या हो रहा है, आपका बेसियल गैंग्लिया जो है वो अफेक्ट हो रहा है। एंड थर्ड वन इज द एटेक्सिक, जिसमें आपका सेरिबेलम अफेक्ट हो रहा है। कुछ केसेस के अंदर ब्रेन के 2 पार्ट या 3 पार्ट मिक्स्ड फीचर्स आते हैं, स्पेसिफिक किसी एक चीज के फीचर्स नहीं आ रहे होते। डैमेज इस तरह से हुआ क्योंकि ब्रेन में तो आपको डैमेज हुआ, तो आपको ये नहीं पता के होगा कि भाई सिर्फ इस एरिया, स्पेसिफिक एरिया में मैं डैमेज हो रहा हूँ या इस स्पेसिफिक। अक्सर डैमेज जो होता है वो 2 एरियाज को इन्वॉल्व कर रहा होता है, 3 एरियाज को इन्वॉल्व कर रहा होता है, एक पार्ट को थोड़ा, दूसरे पार्ट को थोड़ा, तीसरे पार्ट को थोड़ा, उसमें आपको मिक्स सिम्टम्स मिलेंगे। इस टाइप को हम कहते हैं मिक्स टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। कंटिन्यू करते हैं इसको। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी जो है उसमें हमने देखा कि कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन जो है वो डैमेज हो रहा है। अब कॉर्टेक्स जो है आप लोगों को पता होगा पिरामिडल ट्रैक्स है, ठीक है, अगर ब्रेन की न्यूरो एनाटॉमी आप लोग पढ़ चुके हो तो आपको पिरामिडल ट्रैक्स का पता होगा। जो कॉर्टेक्स है सिग्नल नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके वो आपके अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो आपका नीचे जाके लोअर मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल कर रहा है। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जो अपर मोटर न्यूरॉन है वो लोअर मोटर न्यूरॉन के सिग्नल्स को इनहिबिट भी करते हैं और उनको बताते भी हैं कि अब सिग्नल्स भेजो, अब सिग्नल। एक मेन स्विच है आपके पास और एक रूम स्विच है, ठीक है। मेन स्विच से आप जो है वो कंट्रोल कर रहे हो अपने रूम स्विच को। अगर मेन से बिजली नहीं आ रही तो आप आगे ऑन करो ऑफ करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब अपर मोटर न्यूरॉन ने इनहिबिशन का सिग्नल भेजना लोअर मोटर न्यूरॉन को, लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो सिग्नल्स भेज रहा है आपके मसल को कि मसल टोन अप हो, ठीक है, और जो अपर मोटर न्यूरॉन है उसको इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजते हैं ताकि वो टोन जो है वो रिलैक्स हो, तभी आपकी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल होती है। एक मसल जो है वो टोन अप होता है तो दूसरा रिलैक्स होता है, तभी आप मूवमेंट कर सकते हो। लेकिन जब आपका अपर मोटर न्यूरॉन आपके स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में अफेक्ट हो गया तो उसकी वजह से होगा क्या कि आपके जो लोअर मोटर न्यूरॉन के सिग्नल्स हैं वो इनहिबिट नहीं होंगे, ठीक है। मेन सप्लाई आपकी इनहिबिट हो गई लेकिन आपकी जो लोअर सप्लाई थी वो आपकी चल रही है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। अब वो जो कर रहा है वो कर ही जाएगा और वो दोनों ग्रुप्स को जो है एट ए टाइम टोन अप के सिग्नल्स भेज रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, आपके मसल्स जो है वो स्पैज्म में चले जाएंगे, वहां पे रिजिडिटी आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी। अगर आपने किसी पेशेंट को देखा भी हो स्पैस्टिक पैरालिसिस के साथ, तो उसके हाथ और पांव बिल्कुल पकड़े हुए होते हैं। सेकेंड वन इज द डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, जो कि हमने पढ़ा था कि बेसल गैंग्लिया की वजह से होता है। बेसल गैंग्लिया आपकी जो सी फाइन मूवमेंट्स होती हैं या जो सी एक्स्ट्रा मूवमेंट्स होती हैं हैंड की, उसको कंट्रोल करता है, फाइन मूवमेंट्स को। डिस्काइनेटिक की जो सी मूवमेंट्स होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को आपकी बेसल गैंग्लिया कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब वो डैमेज होता है तो एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आती हैं, जिसमें 2 टाइप्स की मूवमेंट है, एक डिस्टोनिया है, दूसरा एथिटोसिस है। डिस्टोनिया में सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसमें ट्विस्टिंग और रेपिटेशंस ऑफ द मूवमेंट आती हैं, जबकि एथिटोसिस के अंदर आपके जो से हैंड, फीट, स्मॉल मसल्स या माउथ के अराउंड जो मसल्स होते हैं उसमें आपकी अनकंट्रोल्ड एक्स्ट्रा मूवमेंट्स होती हैं। कभी आपने देखा फ्लिकिंग हो रही होती है किसी की,
माउथ के अराउंड हो रही है, या इस तरह के जो बेबी जिनमें एथिटोसिस होती है उनमें वो ज्यादातर फ्लोपी होते हैं बेबी, अपना आप बिल्कुल छोड़ा होता है उन्होंने, आप उनको पकड़ोगे ऐसे लगेगा जैसे कि इनके अंदर टोन ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, दैट कम्स अंडर द dyskinetic cerebral palsy. Third one is the ataxic cerebral palsy. Ataxia is related to the cerebellum. सेरिबेलम आपकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को कंट्रोल करता है, वो अफेक्ट हो गया तो आपको बैलेंस के साथ प्रॉब्लम आएंगी और कोऑर्डिनेशन के साथ प्रॉब्लम आएगी, तो बच्चा एक लाइन के ऊपर सीधा चल नहीं सकेगा। अगर एटेक्सिया का आपने फीचर पढ़ा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप अगर उसको चलाना चाहें तो वो चल नहीं सकेगा, वो गिर जाएगा, वो बैलेंस अपना मेंटेन नहीं कर सकेगा। देन इज द मिक्स टाइप, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, इज द मिक्सचर ऑफ सिम्टम्स ऑफ ऑल द 3 टाइप्स। फिर अगर आप बॉडी पार्ट कौन सा अफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर क्लासिफाई करना चाहें तो आपकी क्लासिफिकेशन किस तरह से होगी, वन साइड ऑफ द बॉडी भी इफेक्ट हो सकती है जिसको हम हेमीप्लेजिक कहते हैं, जिसमें एक आर्म और एक लेग इन्वॉल्व हुई है ऑफ द सेम साइड। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि पूरा अपर ट्रंक और अपर आर्म्स आपके नॉर्मल हो, जबकि सिर्फ लोअर लेग्स जो सी आपकी लोअर लिम्ब जो सी है वो अफेक्टेड हो, दैट इज कॉल्ड पैराप्लीजिया और डायप्लीजिया। एंड द थर्ड वन इज द क्वाड्रिप्लेजिक, जिसमें आपके जो से चारों लिम्स हैं चारों के चारों अफेक्टेड होते हैं। ये मोस्टली आपके स्पेस्टिक पैरालिसिस के साथ प्रेजेंटेशन होती है। ये स्पेस्टिक की आगे से क्लासिफिकेशन है, स्पेस्टिक हेमीप्लीजिया हो सकता है, स्पेस्टिक डायप्लीजिया हो सकता है, स्पेस्टिक क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है। फिर ऑन द डिग्री ऑफ द स्वेरिटी हो सकती है, प्रोफाउंड हो सकती है, स्वेयर हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, माइल्ड हो सकती है। ये हमें क्यों पता होना चाहिए, हमारे पास एक बच्चा आ रहा है, हम लोगों ने उसको असेस करना है कि वो किस कंडीशन में हमारे पास आ रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा माइल्ड फॉर्म में होगा उतना ज्यादा हम उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, और जितना ज्यादा वो स्वेयर और प्रोफाउंड की तरफ चला जाएगा उतना ज्यादा हम सिर्फ उसको सिम्टोमेटिक या आप कह सकते हो रिलीविंग थेरेपीज को सिर्फ दे सकते हैं। ये एक चार्ट है हमारे पास जिसके अंदर जो है आप देख सकते हो कि डिफरेंट जो से हमने अभी सारी टाइप्स पढ़ी हैं उनकी एक आपको समरी दी गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि ये स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी है जो कि पैरामिडल ट्रैक की वजह से होती है, और इसमें फर्दर 3 टाइप्स हेमीप्लीजिया, डायप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया आता है। देन अगर आप देखो एक्स्ट्रा पैरामिडल की वजह से हमारे पास डिस्काइनेटिक और एटेक्सिया होता है। डिस्काइनेटिक में फर्दर एथिटोइड और डिस्टोनिक आती है, और एटेक्सिया में आपके पास एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी आती है। देन कम्स द इफेक्ट ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी। अब आपने देखना है कि अगर एक बच्चे को ब्रेन को इंसल्ट हुई है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी, तो उसको क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। उसमें बच्चे का मोबिलिटी और बैलेंस लॉस होगा, पोस्चर एंड ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में उसको मसला आ सकता है, फाइल मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मसला आ सकता है, ईटिंग ड्रिंकिंग स्वैलोइंग, ये सारे मसले उसको हो सकते हैं। इसके अलावा परसेप्चुअल डिफिकल्टीज और कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। अब आपको मैंने इतने सारे सिम्टम्स बताए हैं कि ये सारा कुछ जो है उसको हो सकता है। इसमें बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि हमसे रिलेटेड नहीं है, तो उसका क्या मतलब है, उनको ईटिंग ड्रिंकिंग स्वैलोइंग कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रेफर करेंगे। हमारी फील्ड के अंदर बल्कि मेडिकल फील्ड के अंदर रेफरल वो चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। हमारे पास एक पेशेंट आ जाता है या किसी भी मेडिकल प्रोफेशन के पास एक पेशेंट जाता है, वो कहता है ये मेरा पेशेंट है, इसको सर से लेके पाँव तक मैंने ठीक करके भेजना है, सारा कुछ इसका मैं ही लूंगा। एक सेकेंड हम सिर्फ होल्ड करेंगे। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि अगर एक पेशेंट आता है तो हमें होता है वो पेशेंट सिर्फ हमारा है, हमने हर चीज के लिए उसको ठीक करके भेजना है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप लोग रिसर्चेस पढ़ें
या बाहर के मुल्कों की अप्रोचेस देखें तो आपको पता चलेगा कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस जो हैं वो यूज की जाती हैं। उसमें क्या होता है, क्योंकि पेशेंट की बेनिफिट में वो कोशिश कर रहे होते हैं कि पेशेंट को किस तरह से हमने बेहतर जिंदगी की तरफ लेके आना है। उसके लिए डिफरेंट जो से आपके प्रोफेशंस हैं उनकी टीम एक इकट्ठे मिलके बैठती है और उस पेशेंट के लिए प्लान किया जाता है मिलके कि ये मेडिकेशन एमबीबीएस करेगा, एक्सरसाइजेस डीपीटी करवाएगा, उसकी जो स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी है वो आपका एक स्पीच थेरेपिस्ट करवाएगा। उसके लिए जो सी आपको इक्विपमेंट्स चाहिए वो सारे आपको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देगा। ये सारे मिलके एक जो है एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक पेशेंट की बेनिफिट में एक तैयार करते हैं कि किस तरह से हमने पेशेंट को जिंदगी की तरफ बेहतर जिंदगी की तरफ लेके जाना। नाउ हियर कम्स द चार्ट दैट शोज कि कौन कौन सी इम्पेयरमेंट्स होती हैं जो आपकी एसोसिएटेड होती हैं विद द सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट को स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स होंगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अनएबल टू वॉक हो सकता है, बिहेवियरल डिसऑर्डर आ सकते हैं, विजन इम्पेयरमेंट, सलाइवा कंट्रोल प्रॉब्लम, अनएबल टू टॉक एंड एपिलेप्सी। ये सारे फीचर्स हैं जो कि एसोसिएटेड हो सकते हैं, क्योंकि आपका एक ब्रेन है जो आपकी हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। जो आपका ब्रेन का एरिया डैमेज हुआ है उसके अंदर और बहुत सी चीजों के सेंटर्स मौजूद हैं, तो वो सारे रेलिवेंट जो है वो आपके सिम्टम्स आपको आएंगे, पेशेंट को आएंगे। तो आपने पेशेंट को उनके लिए स्क्रीन करना है और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को रेफर करना है। और पेशेंट को जैसे इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स है तो आपको पता होगा कि पेशेंट समझ नहीं सकता, तो उसको किस तरीके से आपने लेके चलना है। और जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स सारे पेशेंट में आए, इसीलिए कस्टमाइज पेशेंट प्लान यूज किए जाते हैं ताकि हर पेशेंट का एक अपना ट्रीटमेंट प्लान हो उसके अकॉर्डिंग कि वो क्या फेस कर रहा है। हर पेशेंट को बुकिश नॉलेज के अकॉर्डिंग सिम्टम्स नहीं आते। आपके पास जब पेशेंट आते हैं, जब आप क्लिनिकल सेटअप्स में जाते हैं तो पेशेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट आपको प्रेजेंटेशन देते हैं उससे जो आप लोगों ने बुक्स के अंदर पढ़ा होता है। इसलिए आप लोगों ने पेशेंट को कस्टमाइज प्लान देना है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स द पेशेंट इज हैविंग। अब कुछ मिसकंसेप्शंस हैं सीपी के बारे में जो कि दूर करना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि सेरिब्रल पाल्सी इज कंटेजियस, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि अगर खुदा ना खास्ता फैमिली में किसी बच्चे को इस तरह से हो तो माएँ अपने बच्चों को जो सही होते हैं उनके पास जाने नहीं देती, ठीक है। तो उसके लिए इट्स नॉट अ सिकनेस और डिजीज, ठीक है। ये आपकी ऐसी चीज नहीं है जो कि एक बच्चे के हाथ लगाने से किसी दूसरे बच्चे को खुदा ना खास्ता हो जाएगी, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी इज प्रोग्रेसिव, ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो कि हमने शुरू में दूर कर ली थी कि सेरेब्रल पाल्सी इज नॉन प्रोग्रेसिव। और जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, सेरेब्रल पाल्सी कैन बी क्योर्ड, इट कैन नॉट बी क्योर्ड, ठीक है, क्योंकि ब्रेन का जो पार्ट डैमेज हो गया आप उस पार्ट को ठीक नहीं कर सकते। पेशेंट को अडेप्ट करवा सकते हो, अगर वो माइल्ड केस में है तो उसको बेटर कि वो अबाउट नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, बट द कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड इन एनी केस। ठीक है, आगे फिर हम देखते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, ऑन द साइड ऑफ द लियन हमें ये पता होने चाहिए। ये अगर आप लोगों को पता होंगे या आपसे किसी भी मौके पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके पेपर्स में पूछा जा सकता है। आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि आपको पता चल रहा है कि सेरिब्रल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, का प्री मोटर एरिया अगर डैमेज हो रहा है तो क्या होगा, स्पैस्टिक सीपी होगी। एक चिल्ड्रन आपके बच्चा आपके पास आया है, ठीक है, उसके एमआरआई में आया हुआ है कि भाई उसका प्री मोटर एरिया जो सा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का डैमेज है, आपको इंस्टेंटली पता होना चाहिए दैट वुड बी अ स्पैस्टिक सेरिब्रल पॉल्सी केस। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का अगर मोटर एरिया आपका अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फ्लैसिड सीपी होगा।
Diminished deep tendon reflexes, abnormal elongation of the muscles होगी। Then बेसल गैंग्लिया के डैमेज के साथ आ रहा है तो एपिटोइड सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, ठीक है। एक्सप्रेशन लेस फेस होगा, बट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फेशियल मसल कोज कांस्टेंट ट्विचिंग। अभी हमने पढ़ा था एपिटोइड के अंदर क्या होता है, आपकी ट्विचिंग मूवमेंट्स आ रही होती है, एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, और स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो होगा उस पेशेंट के अंदर एब्सेंट होगा। देन द सेरिबेलम डैमेज हुआ है उसका तो क्या होगा, एटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी। पिरामिडल लीजन है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्पैज्म से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अंदर आपको नॉर्मल रिफ्लेक्सेस मिलेंगे, स्पैज्म ऑफ द एडक्टर मसल्स प्रोड्यूसिंग, ठीक है, और उसमें सिजरिंग गेट। अगर आपने एक पेशेंट को देखा हो जो स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के साथ आपका आया है, तो उसका जो गेट होगा, वॉकिंग गेट, वो सिजरिंग होगा, एक सिजर बनी होगी उसके पाँव की, ठीक है। जो शुरू में मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो उसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ था ये पिक्चर, अगर आप लोग देख सको, नोट कर सको, इट्स कॉल्ड द सिजरिंग गेट, ठीक है। ये हुआ क्यों हुआ है, क्योंकि एडक्टर्स मसल्स जो हैं उनकी वजह से दोनों पाँव जो है वो आपस में क्रिस क्रॉस फॉर्म बना रहे हैं, जिसको हम सिजरिंग गेट कहते हैं। इट्स अ टिपिकल फीचर ऑफ द स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी। ब्रिस्क स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस आएंगे, बेबलिस की रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव, ठीक है, जो कि अमूमन नॉर्मल केसेस में आफ्टर 1 year ऑफ एज नेगेटिव होता है, बस उस बेबी में वो पॉजिटिव होगा। आप में से किसी का माइक हो ना, काइंडली उसको ऑफ कर लें। फिर एक्स्ट्रा पाइरामिडल लीजन, ठीक है, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं, एथिटोइड, एथिटोसिस आ सकती है, कोरिया, डिस्टोनिया, ट्रामर्स, रिजिडिटी, ये सारे फीचर्स जो है वो एक्स्ट्रा पाइरामिडल लीजन्स के हैं। सीपी का बच्चा आ गया, आपको बुकिश नॉलेज से पता चल गया कि उसके अंदर ये फीचर्स हो सकते हैं। अब आप लोगों ने उसको खुद असेस करना। पेशेंट आपके पास आ रहा है, पहले तो सबसे, जब पेशेंट आपके पास चल के अंदर क्लिनिक में एंटर हो रहा होता है, उसी टाइम आपकी 60% असेसमेंट हो जानी चाहिए कि वो जब चल के आ रहा है वो किस गेट के साथ आ रहा है, किसी की हेल्प से चल के आ रहा है, खुद चल के आ रहा है, और वो आते हुए उसके फेस एक्सप्रेशंस क्या है, वो फ्लोपी तो नहीं है कि वो टोन अप हुए हैं उसके मसल। ये आप लोगों को सारी असेसमेंट उसके चल के आने से ही पता चल जाती है आपके क्लिनिक तक, और वो इस काबिल है कि वो चल के भी खुद आ रहा है कि उसको व्हील चेयर पे लाया जा रहा है। इस असेसमेंट से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर वहीं पे मिल जाते हैं जो कि आपको नहीं लेने पड़ते। ये एक चार्ट है जिसमें उन्होंने बताया हुआ एक शॉर्टेस्ट तरीका कि आपने किसी सेरेब्रल पाल्सी के केस को किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। अगर पेशेंट आपके पास आया, उसकी टोन हाई है, यस और नो, अगर तो है तो आपने देखना है कि बोथ साइड इन्वॉल्व है या एक साइड इन्वॉल्व है। बोथ साइड है तो स्पैस्टिक बायलेटरल है, अदरवाइज इट्स स्पैस्टिक यूनिलेटरल। फिर आपके पास अगर पेशेंट की टोन हाई नहीं थी, ठीक है, तो आपने देखना है कि क्या उसकी मूवमेंट अब नॉर्मल है या उसका बैलेंस जो है वो खराब है। अगर तो उसकी मूवमेंट के साथ प्रॉब्लम है, दैट विल बी इन द डिस्काइनेटिक, और अगर उसके बैलेंस के साथ इशू है तो इट विल बी एटैक्सिक। ये आपने मोटी मोटी उसकी क्लासिफिकेशन कर ली पेशेंट की। फिर आपने सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, ठीक है, उसमें मोस्टली पेशेंट जो है वो खुद हिस्ट्री नहीं दे सकता, ठीक है, तो आप उसके पेरेंट्स से या उसके गार्डियन से या उसके जो से साथ उसके कोई आया है उससे आप उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं। मदर से आपने पूछना है कि ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ और आफ्टर कंसेप्शन कोई इशू बच्चे के साथ हुआ था ऐसा जिसको कि हम लिंक कर सके विद द सेरेब्रल पाल्सी। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पे आप लोग उसका नोट करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जब पेशेंट अंदर एंटर हो रहा होता है, इसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको तभी मिल जाएंगे। उसका बिहेवियर, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी अटेंशन स्पैन, कि आप उससे जब कुछ बोल रहे हो तो क्या वो आपको गौर से सुन रहा है, उसकी पोजीशन, पोस्चर, लिम्ब यूसेज, सेंसरी एस्पेक्ट्स, लोकोमोशन एंड जो आपको पता चल जाए। अदरवाइज आप बाकी चीजें जो है उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, ठीक है। आप उसकी सेंसेशन, पिन प्रिक, या आप उसके टच से लाइट टच, डीप टच, और जो आपका प्रेशर टच है, आप इन सब से उसका एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। लोकोमोशन आप उसको मूवमेंट करवा के चेक कर सकते हैं।
डिफॉर्मिटीज आप उसकी एग्जामिन करेंगे, आप उसके दोनों लिम्स को कंपेयर करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इसकी टोन कैसी है। फिर ऑन एग्जामिनेशन में मैंने आपको बताया कि आप उसके जो है वो करेंगे, सेंसरी असेसमेंट करेंगे, ठीक है। फिर मोटर असेसमेंट उसकी की जाएगी जिसके अंदर आप उसके ग्रोथ पैरामीटर्स देखोगे, हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस, माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल होते हैं क्योंकि आपने माँ से पूछना है कि ये इसने गर्दन खड़ी करनी कब शुरू की थी, इसने बैठना कब शुरू किया था, इसने चलना रिड़ना, इसने खड़ा होना कब सब कुछ जो है वो शुरू किया था। बच्चे के माइलस्टोन्स जो है अगर तो वो अपने टाइम पे नहीं हो रहे, अगर वो डिलेड है, दैट इज अ साइन टुवर्ड्स द सेरेब्रल पाल्सी। और ट्रीटमेंट के अंदर भी ये माइलस्टोन्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आगे हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तब भी मैं आपको बताऊंगी कि इन माइलस्टोन्स की क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो इम्पोर्टेंस ये है कि हमें हेल्प करते हैं कि पेशेंट किस लेवल पे हमारे पास आया, यानी कि उसने सिर्फ गर्दन खड़ी की थी लेकिन वो भी लेट खड़ी की थी, उसके बाद उसने अपना कोई माइलस्टोन अचीव ही नहीं किया, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए पेशेंट हमारे पास 2 साल का आ रहा है और उसने गर्दन खड़ी करने के अलावा कोई माइलस्टोन अचीव नहीं किया, तो हमारे पास है कि उसका जो सा मैं ब्रेन है वो उसकी एज है वो उसी माइलस्टोन के ऊपर स्टक है। फिर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आप चेक करोगे, उसके गेट, बैलेंस और मसल टोन चेक करोगे। अब बारी आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए आप लोग, जो मैं पहले बात कर चुकी, आप लोगों ने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है उसको फोकस करना है। अगर आपके पास यहाँ पर उसकी सहूलत नहीं है तो रेफरल की तो है, आपने एक पेशेंट आपके पास है उसको बताना है कि स्पीच थेरेपी के लिए आप उनके पास जाएं, ठीक है। बच्चे को स्पेशल स्कूल्स में भेजें, इस तरह से जो है आप लोगों ने पेरेंट्स को भी गाइड करना है। ट्रीटमेंट का फोकस आपका क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ द मूवमेंट प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट ऑफ द एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम जिसके लिए आप रेफर कर सकते हैं, प्रोविजन ऑफ द थेरेपी एंड अर्ली इंटरवेंशन। जितनी जल्दी आप बच्चे की इंटरवेंशन या थेरेपी शुरू करेंगे उतनी ही बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो एक पेशेंट है वो ज़िंदगी की तरफ अच्छे तरीके से वापस आ सकता है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में ये डिफरेंट प्रोफेशंस हैं जो कि मिलके काम करते हैं। इंटरवेंशन हमने इसके ऊपर भी बेस करती है कि माइल्ड केस है, मॉडरेट केस है या स्वेयर केस है। माइल्ड केस में हमारा फोकस होगा उसको बेहतर करने पे भी और प्रोग्रेशन ऑफ द फिजिकल सिम्टम्स से भी रोकने पे, कि जो सी कंडीशन है उसकी वर्स ना हो। मॉडरेट के ऊपर जो उसको प्रॉब्लम हो चुकी है उसको रिवर्स करेंगे और मजीद से भी हम रोकेंगे। लेकिन जो स्वेयर के अंदर है, स्वेयर के अंदर हमारी कोशिश सिर्फ यही होती है कि हम पेशेंट को जो है कंफर्ट और एनहांस केयर के ऊपर जो है। रोल ऑफ द फिजिकल थेरेपिस्ट, इम्प्रूव करेंगे हम उसकी मोटर स्किल्स को, प्रिवेंट करेंगे मूवमेंट प्रॉब्लम्स को ताकि वो बुरी ना हो जाए वक्त के साथ साथ। इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस को ताकि पेशेंट जो है वो इंडिपेंडेंट लिविंग गुजार सके। इसके लिए हम डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, मसाज और स्पेशल इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है हमारे गोल्स आते हैं जिसमें हमने उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी है, बैलेंस बेहतर करना है, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस, उसकी पेन मैनेजमेंट करनी है, पोस्चर को बेहतर करना है, गेट को बेहतर करना है, ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करना है। स्पेसिफिक, अब हमारे पास जो सी टाइप्स, हमने बार बार टाइप्स पढ़ी है, तो ये टाइप्स को हमारा क्या फायदा है, टाइप्स के ऊपर ही हमारी ट्रीटमेंट बेस करती है। फास्टिक पेशेंट है तो हमने उसकी टेंशन को कम करना है और उसकी जड़ की मूवमेंट्स को कम करना है, जिसके लिए स्पास्म को कम करने के लिए हमारे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, जो कि हमारे स्टिफनेस को रिलीज करती हैं। इसके अलावा स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए, आप मसल्स को रिलैक्स करने के लिए जो है पेशेंट को आप रोलिंग एक्सरसाइज जो सी आपके पास होती है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, आप वो उसको करवा सकते हैं। आप उसको जो है हीट पैड यूज कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें जो आप उसके लिए यूज करेंगे। एथिटोइड सेरेब्रल पाल्सी में आप टोन को इंक्रीज करते हैं, हमने पढ़ा था कि बेबी विद एथिटोसिस जो है वो आपको फ्लॉपी लगेगा, तो उस केस में हम टोन को इंक्रीज करते हैं। इसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स है जिसमें रबिंग आ सकती है, ठीक है, और इस तरह से हम लोग इसको जो है वो टोन को इंक्रीज करते हैं। फिर एक टेक्निक है जिसके अंदर हमने बैलेंस को इम्प्रूव करना है, पेशेंट का बैलेंस खराब है हमने उसको इम्प्रूव करना है,
मैं बार बार इसी चीज पे फोकस करूंगी, हम क्योर नहीं कर सकते। कभी सीपी का पेशेंट यहाँ आया आपके पास, आपने ये उसके मदर को जो सी नेगेटिव या फॉल्स होप होती है कभी भी नहीं देनी। मैं तो आपके बेटे को 1 महीने के अंदर खड़ा कर दूंगी, आपकी बच्ची जो है वो दौड़ना शुरू हो जाएगी 1-2 महीने के बाद। इस तरह पेशेंट को कभी नहीं करना। उनको काउंसल करना है कि ये स्पेशल चाइल्ड है, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग उसको जो है लाइफ को उसकी ईजी बनाना है। आपने उसके लिए चीजों को अडेप्ट करना है कि वो अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंट गुजार सके। आपका फोकस जो है उसको इंडिपेंडेंट बनाने पे है, उसको ठीक करने के ऊपर नहीं है। इन सब चीजों के लिए हम एक्सरसाइजेस यूज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे टोन को, ठीक है, और असिस्टेड पोस्चर एंड वॉकिंग। असिस्टिंग, अब ये क्या है, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट जो है आप उसके पास उसको रेफर करेंगे, वो डिफरेंट वॉकिंग एड्स जो है वो उसको जो है वो दे सकता है, ठीक है, और स्पीच थेरेपी के लिए उसको पेशेंट को भेजेंगे। अब बात की थी एट द एंड जो है, एंड करूंगी मैं सेशन का माइलस्टोन्स के साथ, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि माइलस्टोन्स की क्या इंपॉर्टेंस है। बच्चा आपके पास आ गया, आपने क्लासिफाई कर लिया उसको कि ये टाइप है इसकी सीपी की। उसके बाद ये उसके अंदर असेस कर लिया कि ये उसके अंदर कमी है। मदर से आपने उसके माइलस्टोन का पूछा, मदर ने बताया कि इसने गर्दन खड़ी करने के बाद माइलस्टोन को अचीव ही नहीं किया। अब वो है 2 साल का, तो सूलन तो उसको वॉकिंग बल्कि रनिंग करनी चाहिए। आपकी थेरेपी का फोकस उसकी रनिंग की तरफ नहीं होगा, आपका फोकस ये होगा कि उसने किस माइलस्टोन पे स्टॉप किया। उसने कहाँ पे स्टॉप किया, उसने सर गर्दन खड़ी करने के बाद स्टॉप कर दिया, वो सिटिंग पे आया ही नहीं, ना स्पोर्टेड सिटिंग ना इंडिपेंडेंट सिटिंग। आपने स्टार्ट कहाँ से लेना, आपने स्पोर्टेड सिटिंग से स्टार्ट लेना। अल्लाह ताला ने अगर ये माइलस्टोन्स बनाया तो किसी वजह से बनाया कि ताकि आप लोग जो है एक टाइम के साथ चले। आपको आपकी बोन जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो मैच्योर होती है। आपको ये भी पता होगा कि आपके कर्व्स जो है एट बर्थ सारे नहीं होते, जो आपके जब आप वो बच्चा जो है वो क्रॉलिंग स्टार्ट करता है तब बनता है, वो जब बच्चा गर्दन खड़ी करना शुरू करता है तब उसका जो है आपके पास कर्व बनता है। तो इस तरह से अब वो कर्व्स भी डेवलप नहीं होते और आप बच्चे को सीधा खड़ा कर दोगे, उसकी बैक के ऊपर उसकी हिप बोन के ऊपर इफेक्ट आएगा, जो कि हम वॉकर्स के अंदर बच्चे को खड़ा करके भी उसके साथ नॉर्मल बच्चे के साथ भी जुल्म करते हैं। तो आपने बच्चे को उसके माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग लेके जाना है। आपने पहले बच्चे को स्पोर्टेड सिटिंग सिखानी है, फिर आपने बच्चे को इंडिपेंडेंट सिटिंग की तरफ लेके जाना है। और इन सब के लिए अगर आप क्योंकि वो एक बच्चा है और बच्चे जो है खेल खेल में ज्यादा सीखते हैं, तो अपने प्ले से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, फंक्शनल एक्टिविटीज, वो अपने बच्चे के लिए डिजाइन करनी है ताकि बच्चा जो है उनको यूज करता हुआ अपनी जो सी है वो माइलस्टोन्स को थोड़ा थोड़ा अचीव करे और इवेंचुअली आप उसको स्टैंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। स्टैंडिंग में इंडिपेंडेंट अगर नहीं कर पा रहा तो हम उसको डिवाइसेस देंगे, ठीक है। अब डिवाइसेस को देने के साथ साथ जो सबसे बड़ी एक मुश्किल ये आती है कि हम डिवाइसेस तो बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन हमारे घरों में वो इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड नहीं किया जा सकता जिसके अंदर वो यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बच्चे को महंगी तरीन ऑटोमेटिक व्हील चेयर ले दी यूज करने के लिए, क्योंकि बच्चा अपनी मर्जी से कहीं जब जाए जहाँ चाहे वो चला जाए, जहाँ चाहे वो आ जाए। लेकिन घर के अंदर हर तरफ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, बच्चा व्हील चेयर स्टेयर्स पर चलाएगा। आपको जिस जगह पे बच्चे ने रहना है उसको भी आपने मॉडिफाई करना है ताकि वो बच्चा वहां पे इंडिपेंडेंट मूवमेंट पॉसिबल हो सके बच्चे की। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक सीपी के चाइल्ड के अंदर कलेक्टिवली जो है उसको फायदा पहुंचाती है और उसको इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ लेके आती है। आई होप हम यहाँ पे अपना सेशन एंड करते हैं और जो आपका क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे मेरे से कर सकते हैं।